जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति बच्चों? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे ठीक होंगे, मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मिशन कुछ ना कुछ जो है आपको बनने का है। तो टारगेट क्या होना चाहिए? तो आईएएस। तो सभी को कुछ ना कुछ बढ़िया अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाना है, कुछ अच्छी सोच रखना है, अच्छे विचार रखना है। तो अच्छी सोच अच्छे विचार के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। आज सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ने पर ज्यादा फोकस रखेंगे, बाकी चीजों पर कम। तो मतलब ज्यादा फोकस हमारा रहेगा किस पे? तो पढ़ाई पे। तो चलिए आज की क्लास पूरी तरह से केवल एमसीक्यू बेस्ड है, पूरा का पूरा डिटेल में समझते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, अकबर की राजधानी क्या है? तो फटाफट तेजी से कमेंट करके बताएं कि अकबर की राजधानी क्या है। तो अकबर बादशाह, जिसे भारत का महान शासक कहते हैं, तो अकबर की राजधानी कहां पर थी? तो अकबर की राजधानी कहां पर थी? दिल्ली में, लाल किले में, ठीक, या सीरी के फोर्ट में, या आगरा में। तो अकबर की राजधानी, आपने नाम सुना होगा फतेहपुर सीकरी। नाम सुना होगा ना कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी अकबर का नील लंबे समय तक रहा। तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो आगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर। सभी के आने शुरू हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। तो राइट आंसर क्या हो गया बेटा? तो बढ़िया आंसर सभी के, फतेहपुर सीकरी। यानी कहा अकबर की राजधानी कहां हो जाएगी? आगरा। तो अकबर की कैपिटल कहां पर? आगरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई बिना डिले किए फटाफट तेजी से। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करोगे, तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात करोगे तो वास्तुकला के शैली से, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला किस क्षेत्र की शैली से प्रभावित है? मतलब फतेहपुर सीकरी का जो आर्किटेक्चर है वो कौन से स्टाइल से और कौन से रीजन से ज्यादा इन्फ्लुएंस है? ठीक है ना। तो बंगाल से, गुजरात से, विजयनगर से, या फिर बीजापुर से। तो मतलब कौन से सेक्टर से ज्यादा प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र होगा जिससे फतेहपुर सीकरी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र से है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है क्या? तो बंगाल। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? गुजरात। तीसरा ऑप्शन क्या है? विजयनगर। चौथा ऑप्शन क्या है? तो बीजापुर। तो आपको याद होगा अकबर ने गुजरात का अभियान किया था कब? तो 1572 में, 1572 में। कौन सा विक्ट्री करता है? तो गुजरात विक्ट्री। ठीक है ना। कौन सा विक्ट्री? तो गुजरात विक्ट्री। और गुजरात विक्ट्री की याद में आकर के एक दरवाजा बनवाता है जिसे कहते हैं क्या? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है ना। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है कौन? अकबर। कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो कहां का? तो गुजरात का। यानी कौन सा? तो राइट आंसर क्या होगा? तो गुजरात क्षेत्र के वास्तुकला से प्रभावित जो था वो कौन था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। और कौन सा बनवाता है? तो गुजरात का वास्तुकला फतेहपुर सीकरी जो था गुजरात के वास्तुकला से ज्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान जो पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी? विच ऑफ द फॉलोइंग असाइन्ड माइकल ओ डायर गवर्नर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग जलियांवाला बाग में से? तो जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान किस पर्सन ने माइकल ओ डायर, दो है ना, जनरल डायर और माइकल ओ डायर, ध्यान रखना दो है। एक तो है कौन? जनरल डायर। ठीक है ना, एक है जनरल डायर और दूसरा कौन है भाई? तो माइकल ओ डायर। कौन? तो माइकल ओ डायर। ठीक है ना। तो जनरल डायर और माइकल ओ डायर दो अलग अलग है। ठीक है ना। तो जनरल डायर जो एट ए टाइम गोली चलवाने का काम करता है, एट ए टाइम जो फायर करवाता, मतलब गोली चलवाता, उसी समय तत्काल समय में जो गोली चलवाने का काम करता वो कौन था? तो माइकल ओ डायर। ठीक है ना, माइकल ओ डायर, जिसने जनरल डायर। और जिसको ऊधम सिंह ने गोली मारी थी वो पर्सन कौन था? तो माइकल ओ डायर। तो ऊधम सिंह। राइट आंसर क्या होगा? तो सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सभी के आंसर बढ़िया है। तो राइट आंसर क्या? ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने कब मारा था? तो 1940 में। और कहां पर जाकर? तो उसके घर में, ऐसे समझ लो कहां पर? तो लंदन में जाकर के माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। किसने किया था बेटा? तो ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी?
तो माइकल ओडायर की लंदन का कौन सा समारोह? तो दीक्षांत समारोह चल रहा था। कौन सा समारोह चल रहा था उसमें बेटा? तो दीक्षांत समारोह। ठीक, दीक्षांत समारोह चल रहा था उसी दौरान। ठीक, उसी दौरान माइकल ओडायर ने क्या किया था? तो माइकल ओडायर की हत्या करता है कौन? तो ऊधम सिंह जाकर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक इसमें एक अगर बात करोगे, ठीक है ना, एक अगर बात करोगे आब का पर्शियन लैंग्वेज क्या होता है? आब जो है पारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, यानी आब जो है पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग, मतलब सब कुछ होता है उसका अर्थ। वायु यानी एयर, फायर या वाटर। आब का मतलब क्या होता है? तो आब का एक पर्शियन शब्द है इतिहास में जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, यही बताना है आपको। जैसे इसका अर्थ बहुत आसान है। अब देखो, जैसे एक शब्द सुना होगा आपने, दो आब, दो आब, ठीक है ना। एक शब्द सुना होगा दो आब, दो आब, ठीक है ना। एक शब्द सुना होगा दो आब, दो आब, दो आब क्षेत्र, ठीक है ना। दो आब, आब का मतलब होता है क्या? तो ऐसा है। यहाँ एब का मतलब क्या है? तो दो एब का मतलब हो गया क्या? तो पानी वाला क्षेत्र, जहां पर पानी हो, जहां पर सरप्लस उत्पादन होने वाला क्षेत्र हो, जहां पर हमेशा बढ़िया भूमि हो और पानी पूरा, पानी से मतलब पूरा बना हुआ क्षेत्र हो, जहां पर सरप्लस प्रोडक्शन वाला क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को कहते हैं क्या? दो आब, यानी पानी, यानी पानी। दो कहने का मतलब आब का मतलब होता है पानी। तो दो आब हिंट देते, पर्शियन लैंग्वेज है आब, ठीक है ना। जैसे कहते हैं गंगा यमुना का द्वाब, जैसे रचना द्वाब, जैसे बारी द्वाब, ठीक। तो उसी तरह के बहुत सारे द्वाब हैं। तो दो आब का मतलब होता है जहां दो नदियों का मिलन हो। तो इस तरह से आब, आब का मतलब होता है क्या? पानी। चलिए, बहुत लोगों का आंसर बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल पर, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया बेटा, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? मतलब वह गवर्नर जनरल कौन था जिस पर ट्राई टू इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चलाया गया था। किसके ऊपर? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर, लॉर्ड क्लाइव के ऊपर, कॉर्नवालिस के ऊपर या लॉर्ड वेलेस्ली के ऊपर। और ये महाभियोग कहां चला जाता है? तो इम्पीचमेंट चला जाता है कहां पर? तो लंदन में। कहां पर? तो लंदन में। तो जिस गवर्नर जनरल पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया गया था, कहां पर? तो लंदन में। वही पूछा गया कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर लंदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी? फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं, कौन सा गवर्नर जनरल था? फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं, किसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी? और क्यों चलाई गई थी भाई? तो कौन सा पर्सन था? तो राइट आंसर आ चुके हैं सभी के, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। देखो, इसके जो प्रशासन ये चलाता, शासन, वो पूरा का पूरा अन्यायपूर्ण था, निरंकुश था। मतलब इसका जो शासन था अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण और निरंकुश, अन्यायपूर्ण और निरंकुश शासन। निरंकुश शासन कहां पर? तो भारत में करता है। इसी के कारण से इसके ऊपर लंदन में क्या चलाया गया था? तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। किसके ऊपर? तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर। ये गवर्नर जनरल माना जाता है, बिल्कुल। तो वारेन हेस्टिंग के ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर क्या चला गया? तो महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर चला गई थी? वारेन हेस्टिंग। बार बार एक क्वेश्चन होता है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? द फर्स्ट रूलर एक्सेप्टेड द सब्सिडरी जो ट्रीटी वॉज, कौन था? तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारत का राजा कौन, मतलब पहला भारत का रजवाड़ा कौन सा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की? फटाफट तेजी से बताओ। फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पर्सन कौन था? ध्यान रखना, यहां सहायक संधि है। एक बात और याद रखना, वेलेजली वाला हिसाब किताब नहीं है। अगर वेलेजली होगा तब हैदराबाद, ठीक है ना, तब हैदराबाद। यहां पर वेलेजली नहीं है, वेलेजली की सहायक संधि नहीं है, यहां सिर्फ सहायक संधि है। तो सिर्फ सहायक संधि, यहां पर सिर्फ सहायक संधि है, सिर्फ सहायक संधि है, वेलेजली नहीं है यहां पर।
तो वेलेजली नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो अवध, नवाब ऑफ अवध, ठीक है ना। अगर यहां पर तो नोट करके लिख लेना, अगर यहां पर नोट करके कि अगर वेलेजली पूछता है कि वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली के सहायक संधि, वेलेजली के सहायक संधि पूछता है, अगर सहायक संधि पूछता है, तब आंसर आपका हो जाए क्या, तो हैदराबाद, देन हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम, ठीक, देन आंसर हो जाए क्या, तो हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का क्या, तो हैदराबाद का निजाम। अगर वेलेजली की सहायक संधि पूछता है तब आपका आंसर हो जाए क्या, तो हैदराबाद का निजाम। अगर सिर्फ और सिर्फ सहायक संधि पूछता है तो आपका होगा आंसर क्या, तो अवध, अवध का नवाब, यानी नवाब ऑफ अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, फिर से समझ लो। अगर पूछता है कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन सा था, पहला शासक कौन, पहले लोग कौन से थे, तो हैदराबाद का निजाम था। सिर्फ सहायक संधि पूछेगा तो क्या मार्क करोगे, तो आपको मार्क करना क्या, तो अवध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर देखो कुछ मैच करना है, तो कौन सा मैच नहीं कर रहा, फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं आप लोग, कौन सा मैच नहीं कर रहा, सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं। देखो एक साथ कितने, चार इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट होता है हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध किया कि नहीं किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ कि नहीं हुआ, कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये बताना सिर्फ सिंपल सा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा, फटाफट तेजी से बताओ, ठीक, तेजी से आंसर करके बताएं। तेजी से आंसर करके बताएं। चलिए आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक, तो देखो चलो शुरू कर देते हैं। हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध किया कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग नेपाल युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर होता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है यहीं पर, मतलब उसको मार दिया जाता है युद्ध के दौरान, ठीक है ना। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय नहीं होता, ये आंसर क्या है, गलत है, कॉर्नवालिस के समय नहीं होता, ये आंसर आपका क्या है, गलत है, बाकी सारे आंसर सही हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस के समय नहीं होता है, बल्कि किसके समय होता है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आंसर गलत है, ठीक, बाकी सारे सही है, बाकी सारे आंसर सही है, तो सुमेलित नहीं, तो ये बताना कौन सा मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो तृतीय आंग्ल जो मराठा युद्ध होता है लॉर्ड हेस्टिंग के समय होता, ना कि कॉर्नवालिस के समय। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉर्ड हेस्टिंग होता तो ये सही था, बाकी सारे सही है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई फटाफट तेजी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्या, तथाकथित कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर राज्य को किसने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है ना। फिर वही आ गया कि भाई मैसूर राज्य को कुशासन का आरोप लगा कि भाई मैसूर राज्य में प्रशासन चलाने का अनुभव इनके पास है ही नहीं, तो किसने मैसूर राज्य को मिलाया था, ठीक है ना, किसने मैसूर राज्य को मिलाया था, ठीक, पूरी तरह से। देखो सहायक संधि अलग है, तो कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को राज्य के प्रशासन में ले लिया था, विच गवर्नर जनरल अपॉइंट मैसूर ऑन द बेसिस ऑफ सो कॉल, ठीक है ना, मिस्र रूल। मतलब जैसे अवध के ऊपर कहा गया था कुशासन चलाने का आरोप लगा करके अवध को शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उसी तरह से यहां पर भी सेम क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर को राज्य में शामिल कर लिया, ठीक। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में मैसूर को कुशासन का आरोप लगा करके भारत में क्या कर लिया गया था, तो शामिल कर लिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो सी आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। राइट आंसर क्या होगा, तो सी आंसर कि कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है ना, मैसूर को राज्य में मिला लिया था। चलिए बढ़िया आंसर सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या होता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं, 3 रत्न,
त्रिरत्न का क्या अभिप्राय होता है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा, ठीक है ना। क्या होता है त्रिरत्न? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है? फटाफट तेजी से बताएं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, त्रिरत्न। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न होते हैं, ठीक है ना, सम्यक समाधि सम्यक, तो उसी तरह से बुद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 शब्द होते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या होता है? तो बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ, ये 3 बातें होती हैं कौन से? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, ठीक। यानी क्या? तो बुद्धा धम्मा संघा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बुद्धा धम्मा संघा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई, ठीक है ना। हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा? ठीक है ना, गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे भाई? गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? तो देखो, गौतम बुद्ध के टीचर, हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध के टीचर कौन थे? तो हर एक पर्सन के, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध। देखो, गौतम बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध क्यों पड़ा? इनका, गौतम बुद्ध की अगर बात करोगे गौतम बुद्ध की, तो इनका चाइल्डहुड नेम क्या था? चाइल्डहुड मतलब इनके पहले का नाम क्या था? इनका रियल नेम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, ठीक है ना। क्या नाम था? तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनका नाम था। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं भाई? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए, ठीक है ना। मतलब आफ्टर एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान प्राप्त, ओमनी साइंस जिसे कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जैसे जैन धर्म में कैवल्य होता है, उसी तरह से यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति, कहते हैं गुरु से ज्ञान को प्राप्ति होना। तो जब ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और गौतम नाम इन्हें दिया गया तो माता को सम्मान देने के लिए, माता को सम्मान देने के लिए क्या कहलाए? तो सम्मान देने के लिए क्या? तो गौतमी कहलाए। क्या? गौतमी, गौतम कहलाए, ठीक है ना, गौतम बुद्ध। तो के कारण इन्हें क्या? गौतम। तो गौतम माता को सम्मान देने के कारण ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाते हैं। और बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ को बचपन से ही, इसी के नाम पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में, ठीक। तो बचपन से ही इन्हें, बचपन शुरू से, जब बचपन की बात करोगे बुद्ध जी को, तो बुद्ध जी को बचपन से ही किसी भी राजा के काम में कोई रुचि नहीं थी, राजा वाजा नहीं बनना चाहते थे। बचपन से इनका अलग था, हर क्वेश्चन में क्यों लगाते थे, हर क्वेश्चन का आंसर देते थे। इवन तक कि यहाँ तक कि जो इनके टीचर्स थे वो परेशान हो जाते थे कि यार हर बात में क्यों, हर बात में क्यों, इतना क्यों लगाते रहोगे तो आंसर मैं कैसे दे पाऊंगा। तो बुद्ध जी हर चीज को जानना चाहते थे। अगर बुद्ध जी से मतलब कोई भी चीज क्वेश्चन करते तो जानना चाहते थे, सत्य को जानना कि वास्तव में है क्या सत्य। तो सत्य की खोज में बुद्ध जी घर छोड़ देते हैं, हाउस लिविंग कर देते हैं। इसके पहले बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी घटनाएं का मतलब सबसे पहले बुद्ध देखते हैं किसी वृद्ध व्यक्ति को, बुद्ध जी को उनके फादर क्या करते हैं, उनके जो फादर थे, ठीक है ना, वो उन्हें एक अलग तरफ रखते हैं। मतलब जितने बुजुर्ग लोग थे, बीमार लोग थे, उन सबको हटा करके अलग बना दिया गया था। तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, कहते ये कौन है, तो कह रहे वृद्ध व्यक्ति है, कह रहे ऐसे भी होता है क्या। फिर एक देखते हैं बीमार व्यक्ति को, ठीक है ना, बीमार वृद्ध और बीमार व्यक्ति को, तो उसको देखते हैं, कहते ये कौन है, तो कह मतलब बुद्ध जी सबसे पहले देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, तो वृद्ध होता दिखता है, कहते ऐसे भी होता है क्या। बीमार व्यक्ति को देखते हैं, ऐसे भी होता है क्या। मतलब हर चीज में सवाल उनके होते थे। फिर एक आदमी जब मर गया था तो उसे लोग लेके जा रहे थे, जब लेके जा रहे थे बुद्ध ने कहा ये क्या है, करे ये लेकर जा रहे हैं, मतलब ये मर चुका है, कहले ऐसे भी होता है क्या। और फिर आखिरी में जब वो एक मोंक को देखते हैं, एक भिक्षु को देखते हैं, सन्यासी को देखते हैं, तो सन्यासी बड़े प्रसन्न नजर आ रहा था, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा था। बुद्ध जी ने कहा ये कौन है, तो कह रहे ये है सन्यासी। तो कह रहे ऐसा भी होता है क्या, कह रहे हाँ, कह रहे ये पर्सन ठीक है, मैं यही बनना चाहता हूँ। और उनके फादर चाहते थे क्या, वो अपना शादी वादी करके गृहस्थ जीवन बिताएं और एक अच्छे राजा के रूप में बने। तो बुद्ध जी की शादी उनके फादर ने करवा दी। तो जब उनकी शादी करवा दी यशोधरा से, मतलब तो यशोधरा से शादी करवा दी, लेकिन बुद्ध का ध्यान इन सब चीजों में नहीं था, राजा रानी सब बनने के ध्यान में नहीं था। वो चाहते थे कि एक अलग दुनिया चाहते थे, एक अलग बात थी उनके अंदर, सत्य की खोज में चाहते। फिर उन्होंने 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया। फिर कठोर तपस्या करने के बाद अपने गुरु किसके पास पहुंचे, तो अलार कलाम के पास पहुंचे, ठीक है ना। तो अलार कलाम के पास जब पहुंचते हैं तो इनसे इन्होंने यहाँ से दर्शन के बारे में ज्ञान लिया। फिर यहाँ भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फिर अगले गुरु के पास मूव कर जाते हैं, किसके पास, तो रुद्रक रामपुत्र के पास, रुद्रक के पास। यहाँ से इन्होंने योग का विद्या लिया, रुद्रक के पास से योग की विद्या ली।
फिर रुद्रक के पास जो था वहां से भी जो मिलना था मिल गया, फिर वहां से वो चले जाते हैं कहां पर, फिर वहां से अपना ज्ञान के लिए चले जाते हैं कहां पर, तो बोध गया। और फिर वहीं पर जाकर के गया जिसे कहते हैं, वहीं पर लगातार कठोर तपस्या करते हैं, फिर जाकर के उन्हें क्या मिलता है, तो ज्ञान मिलता है। तो बुद्ध के टीचर की अगर बात करोगे तो अलारकला। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। बुद्ध जी के जन्म स्थान के बारे में कैसे पता चलेगा? बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? अशोक मौर्य का रुमिंदेई अभिलेख, मूर्ति में, पीपल के वृक्ष में, या बौद्ध मठ में? कैसे पता चलता है कि भगवान बुद्ध कहीं पैदा हुए थे? उसका कैसे चित्रण किया गया, कहां पर किया गया? तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे चित्रण किया गया? तो उनके जो अशोक के रुमिंदेई का मतलब हो गया नेपाल। रुमिंदेई कहा? तो नेपाल में अशोक ने वहां पर एक बनवाया है बढ़िया अच्छा खासा, ठीक है ना, रुमिंदेई में एक लेख बनवाया है। तो अशोक मौर्य का रुमिंदेई लेख से हमें पता चलता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे, ठीक है ना। तो रुमिंदेई यानी क्या? तो 11 का ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध कौन से कबीले से थे? भगवान बुद्ध का कबीला कौन सा था? कौन से क्लैन से थे? क्लैन का मतलब होता है कबीला। टू विच क्लैन डिड द बुद्धास बिलोंग? भगवान बुद्ध कौन से कबीले से बिलोंग करते थे? ठीक है ना, ज्ञानत्रिक कबीला या मौर्य कबीला या शाक्य या कुरु? तो कौन से कबीले से भगवान बुद्ध बिलोंग करते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट तेजी से बाजीराव की रफ्तार आंसर दीजिए। सभी का आंसर सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। चलिए बहुत बढ़िया आंसर बेटा, सी आंसर, सी आंसर। सी में कौन है भाई? सी में कौन है? शाक्य कबीला, शाक्य, ठीक है ना। तो शाक्य कबीला, बढ़िया आंसर। इन्हें कहा गया क्या? तो शाक्य कबीला। कौन सा? तो शाक्य कबीला के, ठीक, शाक्य मुनि ऐसे कह सकते हो। तो शाक्य कबीले के थे कौन? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कौन से? तो शाक्य कबीले से थे, ठीक है ना। कौन से कबीले से? तो शाक्य कबीले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित किया गया था? पहला बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित किया गया, मतलब पहला बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो देखो पहला बौद्ध सम्मेलन, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित किया गया था? फटाफट तेजी से आंसर करना कि पहला बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां पर? वैशाली में, कश्मीर में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में। तो पहला बौद्ध परिषद कहां पर? तो देखो पहला बौद्ध सम्मेलन भगवान बुद्ध के डेथ के बाद हुआ था, और भगवान बुद्ध की डेथ कब होती है? तो 483 बीसी में, और उसी के उनके मरने के बाद बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला बौद्ध सम्मेलन वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। देखो 4 है, चारों में सम्मेलन होता है। तो पहला बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? तो राजगीर में। कब? तो 483 बीसी में। 483 बीसी में। राजा कौन था? तो किंग कौन था? तो किंग था अजातशत्रु, ठीक है ना, अजातशत्रु था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर? तो वैशाली में। कब? तो 383 बीसी में। किंग कौन था? तो किंग इस समय जो था उसका नाम क्या था? तो काला अशोका, ठीक। फिर उसके बाद में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ था? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में 251 बीसी में। कहीं कहीं 250 भी मिलता, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है ना। कहीं 50 कहीं 51, तो दोनों का अर्थ वही होगा। किसके समय हुआ बेटा? तो अशोक के समय। कौन? तो अशोका। अब बात कर लें कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में ये सम्मेलन कब हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में कब? तो 100 एडी के अप्रोक्स, 100 एडी के अप्रोक्स। ये एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है, तो इसीलिए 100 एडी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है। ये किसके समय? तो कनिष्क के समय। किसके समय? तो कनिष्का के समय। तो कनिष्क के समय, मतलब 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ, चारों अलग अलग टाइम में, ठीक है ना, अलग अलग राजा में। यहां पर पूछ रहा है क्या? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन। तब आपका आंसर आ चुका होगा। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब? तो 483 बीसी में। कहां पर? तो पहला बौद्ध सम्मेलन राजगिरी में, दूसरा कहां पर? तो वैशाली में, तीसरा कहां पर? तो तीसरा कहां हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। और ठीक, तो तीसरा कहां पर? तो पाटलिपुत्र में, और चौथा कहां हो जाएगा? तो कुंडलवन कश्मीर में। तो 4 बौद्ध सम्मेलन हुए, ठीक। तो सभी के आंसर बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? फटाफट तेजी से बताएं, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? ज्ञान की प्राप्ति, धर्म का प्रचार, ठीक है ना, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली, ठीक। तो क्या होता है? फटाफट तेजी से बताओ, बुद्ध का अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध जी ने, बुद्ध नाम दिया गया था कब? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम दिया गया था।
तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, नॉलेज का एक्विजिशन होना यानी एनलाइटमेंट प्राप्त करना यानी ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, तो बुद्ध कहलाता है। जो बुद्ध में जो कहलाए कब, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद। ठीक, चलिए सभी के आंसर, बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बढ़िया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, बाबरनामा, बाबरनामा का टर्की में अनुवाद किसने किया था, तुर्की में। बाबरनामा का तुर्की से हु ट्रांसलेट बाबरनामा इनटू टर्किश, तो बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद किया, तुर्मी ने यहाँ पे मिस्टेक लिखा, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन करता है, ठीक है ना। हु ट्रांसलेट बाबरनामा इनटू पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन, तो फारसी में अनुवाद कौन करता है, तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन करता है, ठीक है ना। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कौन करता है, अबुल फजल अब्दुल रहीम खाने खाना फैजी अजियाउद्दीन। तो बाबरनामा का जो नाम था ये तुजुक्के बाबरी था। क्या नाम था, तो तुजुक्के बाबरी। और तुजुक्के बाबरी कौन सी लैंग्वेज में था, तो टर्किश लैंग्वेज में था। कौन सा, तो टर्किश लैंग्वेज में था यानी तुर्की भाषा में। ठीक, ये क्या थी, तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी, यानी क्या, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर यानी बाबर की आत्मकथा, यानी क्या, तो बाबर की आत्मकथा। तो ये बाबर की आत्मकथा है और तुर्की बाबरी है। कौन सी लैंग्वेज में है, तो टर्किश लैंग्वेज में। इसको ट्रांसलेट कौन करते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन करते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक ना। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, तो उन्हीं के दरबार के 9 रत्न थे कौन, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो किसने ट्रांसलेट किया बेटा, तो अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना। फजली लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल ट्रांसलेशन है, परेशान नहीं होना। अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अकबर का पुत्र माने जाते थे, मतलब बैरम खान के बेसिकली पुत्र थे, तो अकबर ने इन्हें गोद ले रखा था, ठीक है ना। तो अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट तेजी से, बिना डिले किए। हिंदी में बाबर का अर्थ क्या है, ये बता चुका हूं आप लोगों को, तो बताएं हिंदी में बाबर का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबर, बाबर का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबर इन टर्किश। तो हिंदी में मतलब बाबर का तुर्की में अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। बाबर का तुर्की में अर्थ क्या होता है, तुर्की में बाबर का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक सिंह होता है, मतलब क्या होता है, एक सिंह होता है, ठीक, मतलब ए ऑप्शन सिंह होता है, ठीक है ना, सिंह होता है, या हाथी होता है, या टाइगर होता है, या ईगल होता है। ठीक, टाइगर का मतलब क्या, तो बाघ, यहाँ पर बाघ होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बाबर का मीनिंग क्या होता है, तो जब मुगल डायनेस्टी शुरू किए थे तभी बताया था बाबर का अर्थ क्या होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाबर, तो बाबर का अर्थ होता है टाइगर। बाबर का टर्किश में क्या होता है, टाइगर। बाबर का अर्थ तुर्की भाषा में क्या होता है, तो टाइगर। तो टाइगर कहते हैं किसको, तो बाबर को। बाबर का अर्थ होता है क्या, टाइगर होता है बाबर का मीनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 17वें। बाबर की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसका जो चॉइस थी कि बाबर जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा, डेड बॉडी जो है, बाबर की इच्छा थी कि मेरी डेड बॉडी उसके चॉइस के हिसाब से कि इन मतलब अलग जगह दफना, बाबर के उसकी मर्जी के हिसाब से दफनाया गया। ठीक, तो बाबर की डेथ कहां पर हुई, दफनाया कहां गया था, तो कहां पर दफनाया गया, फटाफट तेजी से कमेंट करके बताएं सारे लोग कि बाबर का मकबरा कहां पर बनाया गया। फटाफट तेजी से कमेंट करके बताएं बाबर का मकबरा कहां पर बनाया गया। तो देखो बढ़िया आंसर सभी के आ रहे हैं, काबुल 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 काबुल, बढ़िया आंसर। देखो बाबर की डेथ कब होती है, तो 1530 में। 1530 में कहां पर होती है बेटा, तो आगरा में। ठीक, आगरा में, और आगरा में इसकी डेथ होती है। डेथ बाबर की कहां होती है, तो आगरा में। ठीक है ना, बाबर की डेथ कहां पर होती है, तो आगरा में 1530 में। और यहीं पर इसका इनिशियल टोम यही बना दिया गया था। इनिशियल टोम मतलब प्रारंभिक मकबरा, यहीं पर। टोम का मतलब होता है मकबरा, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक।
तो प्रारंभिक मकबरा उसका कहां पर बना दिया गया था? तो आगरा में। लेकिन बाबर की इच्छा थी, बाबर कहता मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा कहां? काबुल में बनाना। तो बाबर की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उसका मकबरा कहां पर बनाया गया? तो काबुल में। कहां पर? तो काबुल में, ठीक है ना। तो बाबर की इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसका मकबरा कहां पर बनाया गया? तो काबुल में, ठीक है ना। बाबर चाहता था मेरे मरने के बाद मेरा मकबरा कहां बने? तो काबुल में। बाबर की डेथ कैसे हुई? तो बाबर की डेथ कैसे हुई, फटाफट तेजी से बताएं। बाबर की डेथ का रीजन क्या था? डेथ का रीजन क्या था कि भाई कैसे बाबर मरा? व्हाट इज द रीजन ऑफ बाबर डेथ? बाबर के डेथ का रीजन क्या था? फटाफट तेजी से बताओ। बाबर आखिर क्यों मरा? क्या रीजन था? भाई मरना तो सबको है, कोई ऐसा नहीं धरती पर जिसे मरना ना हो, ठीक। कोई ऐसा अमर तो है ही नहीं, ठीक। अब उस सिद्धांत में मत जाना कि आत्मा अमर होती है। मरना तो सबको है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको नहीं मरना। यही तो एक कड़वा सत्य है कि हम लोग सब कहते हैं सब मोह माया है, बिल्कुल सब मोह माया है, ठीक है ना। मरना तो सबको है, कोई लेट मरेगा कोई देर मरेगा, सब मोह माया है, ठीक। कहते हैं ना सब मोह माया है, तो वही चीजें हैं। मोह माया ऐसा घेर के रखा हुआ कि इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहता है, ठीक। मरना तो सबको है, फिर भी लोग देखो कैसे लगे रहते हैं, इनकी बुराई उनकी बुराई, इनके गालियां देना उनको गालियां देना, दुनिया भर के चीजें, ठीक है ना। 2000 कमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब ये पता है मरना, लेकिन फिर भी कहते हैं ना इंसान को हमेशा सदैव अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। कभी भी अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छा हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा, बुरे इंसान बनोगे तो अलकायदा की तरह, जानते हो ना आमिर अजमल कसाब का क्या हुआ था, ठीक है ना। तो और किसी का ले लो यार, किसी का अंत है, अगर बुरे इंसान है तो अंत बड़ा ही बुरा होता है, चाहे कोई भी हो, ठीक। कोई भी हो, ठीक है ना। कोई भी इतिहासकार देख लो, कोई भी हिस्ट्री है, जो अगर क्रूर शासक है तो उसका अंत हमेशा बहुत ही बुरा रहा है, ठीक है ना, हमेशा समस्या। औरंगजेब को ले लो, औरंगजेब के समय कितनी कट्टरता का पालन करता है, लेकिन उसका अंत देखो, अंत के समय में इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान, जहां भी हो जाता है विद्रोह, जहां भी जाता है विद्रोह। अकबर देखो मस्त बादशाह, कोई समस्या नहीं, पूरा साम्राज्य अच्छे खासे चल रहा है, इवन तो और मुगल और राजपूत संबंध भी बन गए। तो डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं, पॉइजन पॉइजन पॉइजन, बढ़िया आंसर सभी के। तो बाबर की डेथ कैसे हुई थी? तो पॉइजन के कारण। किसके कारण से? तो जहर देने से। किसके? तो जहर देने के। और ये जहर किसने दिया था? तो कहते हैं जहर दिया गया था इब्राहिम लोदी की मदर ने दिया था। किसने? इब्राहिम लोदी की मदर के द्वारा दिया गया था। हालांकि ये प्रमाणिक नहीं हो पाया था कि एक्चुअल में इब्राहिम लोदी की मदर ने ही दिया था, बट ये माना जाता है कि जो मदर मतलब जिसने दिया था उसको इब्राहिम लोदी की मदर ही कंसीडर किया जाता, मतलब अभी प्रूफ नहीं हो पाया था, लेकिन ये तय था कि बाबर की डेथ कैसे हुई थी? तो जहर देने से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखो कुछ स्टेटमेंट है और उसके बारे में, ठीक है ना। ही बिल्ट ए न्यू सिटी, मतलब कुछ करंट है, मतलब इसमें हुमायूं के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, बताना है किसमें क्या सही है, ठीक है। Which of the following statement about Humayun is या are correct, ठीक है ना। He built a new city, Delhi, which he named दीने पना। हुमायूं ने एक शहर बनवाया था, कहां पर? दिल्ली में, and name was दीने पना, और उसका नाम क्या था? दीने पना। The autobiography of हुमायूं नामा was written by his sister गुलबदन बानो बेगम। तो गुलबदन बानो बेगम मतलब हुमायूं की जो बायोग्राफी है, हुमायूं की जो आत्मकथा है, ठीक है ना, ऑटोबायोग्राफी है, वो उसकी बहन गुलबदन बानो ने लिखा। हुमायूं की आत्मकथा, ठीक, आत्मकथा हुमायूं नामा उसकी बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखा। तो बिल्कुल सही बात है, हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसने लिखी थी? तो गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पे आता है, तो बिल्कुल सही है। दिल्ली में उसने नए शहर का निर्माण कराया जिसे कहते हैं क्या? दीने पनाह। तो दीने पनाह नामक शहर की स्थापना किसने कराई थी? तो हुमायूं ने करवाई थी। यानी क्या? तो सी आंसर, यानी क्या? बोथ आर करेक्ट। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों राइट आंसर माने जाते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है ना। तो दीने पनाह इसे कहते हैं क्या? दीने पनाह को ओल्ड फोर्ट, इसी को कहते हैं क्या? ओल्ड फोर्ट यानी पुराना किला, ठीक है ना। और इसी के सीढ़ियों से, इसी दीने पनाह के सीढ़ियों से गिरता है और हुमायूं इस दुनिया से चला जाता है। तो दीने पनाह की सीढ़ियां जो होती है, पुराने किले में आप जाओगे ना, पुराना दिल्ली का पुराना किला, वहां पर मिल जाएगा। तो दीने पनाह शहर की, इसी दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी डेथ भी हुई थी। किसकी? तो हुमायूं की, ठीक। और हुमायूं जब मरता है तो कहते हैं हुमायूं ऐसा लड़खड़ाया कि लड़खड़ाते लड़खड़ाते इस दुनिया से चला गया, ठीक। तो दुर्भाग्यशाली बादशाह अभी कैसे कहते हैं? तो हुमायूं को। अब आते हैं हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? सभी का आंसर बढ़िया है।
हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा, चौसा के युद्ध में हुमायूं को कौन हरा था? बस सिंपल सा क्वेश्चन है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को कौन डिफीट करता, कौन हरा था? ठीक, फिरोज शाह सूरी, ठीक है ना, अरे सॉरी यहाँ पर आते मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या शेर शाह सूरी, ठीक है ना, तो कौन हराता है? तो देखो चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, तो बैटल ऑफ चौसा कब होता है भाई? तो 1539 को, 1539 को किसके किसके बीच बेटा? तो शेर खान, किसके किसके बीच? तो शेर खान वर्सेस कौन? तो वर्सेस हुमायूं, शेर खान वर्सेस कौन? तो वर्सेस हुमायूं, ठीक है ना, शेर खान वर्सेस हुमायूं, तो दो लोगों के बीच में होता है, किसके? तो शेर खान का मतलब होता है क्या? तो शेर शाह सूरी, इसी को कहते हैं क्या? तो शेर शाह सूरी, इसी को कहते हैं क्या? शेर शाह सूरी। इसके बचपन का नाम, शेर खान के बचपन का नाम था फरीद, क्या नाम था? तो फरीद। उसने एक ही बार में, बचपन के नाम था फरीद, सासाराम, इसके फादर जो थे सासाराम के इक्तेदार थे, ठीक है ना, तो सासाराम के इक्तेदार थे, उन्हीं के यहाँ पैदा हुआ था, ठीक है ना, और उन्होंने मतलब जब जिसको मोहम्मद शाह लुहानी की सेवा में नियुक्त कर दिया जाता शेर खान को, तो मतलब इसके बचपन का नाम फरीद के नाम से जाता है। तो जब उसने एक ही बार में शेर को मारकर अपने जो है मालिक के बच्चे की जान बचाई, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, तो शेर खान। फिर जब ये हुमायूं को चौसा के युद्ध में डिफीट करेगा, हराएगा, तो फिर शेर शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है ना। तो हुमायूं के मतलब ये दोनों युद्ध हुआ और इसमें विजेता कौन हुआ? तो शेर खान की विक्ट्री हुई, और शेर खान की विक्ट्री हुई, ठीक है ना। तो ये पूछा गया चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो आंसर क्या होगा? तो शेर खान, यानी शेर शाह सूरी। सभी के आंसर बढ़िया है, ठीक, बढ़िया आंसर सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, उसकी सफलता का राज क्या था? आखिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती कि नहीं आती? तो उसकी सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? पहला पॉइंट, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यानी भारत में क्या? तो नेशनलिज्म की कमी थी, मतलब भारत में राष्ट्र की भावना नहीं थी, मतलब लोगों में एकता की भावना नहीं थी। पहला पॉइंट, सही या गलत? कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था अपनी सेवा में लगा सकता था, ठीक है ना, उसे लगा सकता था। तो पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता के कारण आते हैं या उपरोक्त में सभी। तो आंसर आने शुरू हो चुके हैं बच्चों के। चलो पहले देखते हैं बेटा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता का राज। तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के कारण भारत में राष्ट्रीय भावना बिल्कुल सही है कि मतलब कमी थी, लैक ऑफ जो है नेशनलिज्म, मतलब इंडिया में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, राष्ट्रीय भावना लोगों के अंदर थी ही नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, तो भाई कंपनी की सेना है, वेस्टर्न कल्चर है, प्लानिंग के तहत काम करती थी, तो प्रशिक्षण उनके पास वास्तव में पश्चिम के थे, तो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला ही है कहीं ना कहीं, ये तो आप सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरे पॉइंट पे आते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल आधुनिक हथियार। आधुनिक हथियार का मतलब उनके पास आर्टिलरी बढ़िया थी, उनके पास कैनन बड़े अच्छे थे, मतलब तोपें बड़े अच्छे थे, आर्टिलरी जिसे कहते हैं, ठीक। इसके अलावा उनके पास तोड़दार बंदूकें आ चुकी थी, और भारत वाले क्या भाले ले वही लेके तलवार लेके भाले लेके मार करने जाते हैं। अरे अब सिंपल सा लॉजिक सोचो ना, आप तलवार लेकर आ रहे हो, जब इंसान के पास पहुंचोगे तभी तो आक्रमण करोगे, उसके पहले ही आपको बुलेट लग चुकी है। एक सिंपल सा आपके पास बंदूकें हैं, चलो कोई इशू नहीं, बंदूकें आप लेके घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आपके पास माउजर हो, भारत की सबसे एडवांस बंदूक आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आसमान से कोई हेलीकॉप्टर से या कोई भी प्लेन से किसी चीज से ऊपर से कोई बम गिरा रहा है, तो आपकी बंदूकें तो बेकार हो गई हैं, क्योंकि आप टारगेट ऊपर बैठे इंसान को थोड़ी कर सकते हो। यदि आसमान से कोई मिसाइल छोड़ रहा है, ठीक, तो उस समय तो बंदूकें तोपें आपके पास रखी की रखी रह जाएंगी। यदि कोई पाकिस्तान, जैसे हम लोग के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अगर हम यहाँ से छोड़ दे, ICBM कहते हैं, सबसे अच्छी मिसाइलें वही मानी जाती है, ठीक। अग्नि सीरीज की मिसाइलें देखो, अग्नि 5, अग्नि 6, इस तरह की, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें अगर हम छोड़ दें तो इस कॉन्टिनेंट से छोड़ेंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके गिरेगा। अगर बीजिंग को हमने टारगेट कर लिया तो यहाँ से फेंकेंगे बीजिंग। अब बीजिंग वालों के पास लाखों तोपें हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, क्योंकि यहाँ से किससे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है,
तो आप सबको पता है मिसाइल से। तो वही कारण है कि इनके पास आधुनिक हथियार अंग्रेजों के पास थे। अंग्रेजों के पास क्या था? तो अंग्रेजों के पास तोड़दार बंदूकें थी। अंग्रेजों के पास जो तोप खाना भारत वालों के पास था कि बड़ी मुश्किल से काम चल पाता था, वहां पर उनके पास आधुनिक तोपें थी। तो बिल्कुल सही बात है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना थी ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो उनका यही सिस्टम था कि जो पैसा दे, अच्छा पैसा दे, उसके गुलाम। जैसे भी थोड़ी देर के लिए कहते हैं ना, लोगों को कंपनी से ज्यादा प्यार नहीं होता है। देखोगे ना, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जो पूरी तरह से प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें कंपनी से प्यार नहीं होता, उन्हें अपनी सैलरी से प्यार होता है। जो ज्यादा सैलरी उसके यहाँ नौकरी, सिंपल सा लॉजिक होता है। आप एमएनसी कंपनी में देखो या बीपीओ वगैरह में काम करने वाले बच्चों को देखो, पूरा प्रोफेशनल होते हैं, पूरा प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है ना। उनको जो ज्यादा सैलरी दिया वो अगले दिन उनके दरवाजे पर नजर आएंगे। कहने का मतलब टीचिंग लाइन में थोड़ा नहीं रहता, प्रोफेशनल लोग नहीं हो पाते हैं ज्यादा, बट आप देखोगे बीपीओ पे जो एमबीए करके बच्चे होते हैं या जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं, पूरा बहुत ज्यादा उसमें से मान के चलो कि 90% बच्चे क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है ना। वो चीजों को बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक होता है ना प्यार मोहब्बत, लोग यूपी बिहार वालों को थोड़ा प्यार वार ज्यादा हो जाता है, ठीक। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वहां पर नहीं। जैसे इंडिया में देखो, शादी हो गई, अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, ठीक, तो दोबारा शादी नहीं करेंगे, पूरे जीवन कुंवारे बीत जाएंगे। अब यूरोप में चले जाओ, यूरोप में अगले दिन हस्बैंड मरे, उसके 3-4-10 दिन बाद दूसरे किसी के साथ नजर आ रहे हैं। तो सब प्रैक्टिकल है। इंडिया में ऐसा नहीं, हालांकि नहीं होना चाहिए। अब ये वाली बात है। तो अच्छी सेवा, अच्छा पैसा कोई भी देता, भारत वाले भारतीय सैनिक उनकी गुलामी करते। तो बिल्कुल चारों सही है, यानी क्या? तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैं फटाफट तेजी से, ठीक, वही वाला है इंग्लिश में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बलबन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फटाफट तेजी से। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया तथा सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, ठीक, पहला स्टेटमेंट है। कारण क्या है? वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ठीक है ना। इस कारण से अपनी सारी सत्ता अपने हाथ में रखी। फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा, तेजी से आंसर करके बताएं। चलिए देखते हैं, पहले एक एक करके आते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली, आंसर आने शुरू हो गए, बी चलो देखते हैं बेटा। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कारण क्यों रखी? तो क्या वो मंगोलों से आक्रमण करना चाहता था? ऐसा नहीं, मंगोलों से आक्रमण तो करना चाहता था, वो माइनर कारण है, लेकिन और दुनिया भर के कारण, वो सुल्तान की जो वैल्यू थी वो गिर चुकी थी, प्रेस्टीज जो था सुल्तान का वो गिर चुका था, तो उसको ऊपर उठाना चाहता था। इस कारण से उसने ऐसा काम किया, ठीक है ना। तो कथन और कारण बिल्कुल सही बात है। ये भी सही बात है कि मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों के आक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित करना चाहता था, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भाई क्या वो केंद्रीय प्रशासन इसलिए बनाना चाहता था कि ताकि साम्राज्य में अस्थायित्व प्राप्त हो सके, ठीक, इस कारण से। तो ये भी सही है, कारण भी सही है कि वास्तव में उत्तर पश्चिम को भी सुरक्षित करना चाहता है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी आंसर, ए आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वही इंग्लिश में हो गया। अब आते हैं बलबन के बारे में और स्टेटमेंट, ठीक है ना। बलबन के बारे में स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसे बताना कौन सा स्टेटमेंट बलबन के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला पॉइंट, उसने नियामत खुदाई, ठीक है ना, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। बलबन के बारे में सही नहीं, उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तुर्गानी चेलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसके समय बंगाल के विद्रोह का दमन किया गया। तो फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने नियामतें खुदाई शुरू किया, उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ किया, तुर्कानी चहलगानी समाप्त कर दिया, या बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो चलो अब टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। उसने नियामतें खुदाई का सिद्धांत, नियामतें खुदाई का मतलब होता है क्या? तो ईश्वर का प्रतिनिधि, क्या होता है? ईश्वर का
प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन भी है। तो नियाबते खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है ना। तो बिल्कुल सुल्तान के वैल्यू जो था गिर चुका था, उसको ऊपर करना चाहता था, तो इसीलिए उसने नियाबते खुदाई प्रथा को बिल्कुल शुरू किया, ठीक है ना। मतलब नियाबते खुदाई का प्रतिपादन किया उसने, इक्तेदारी व्यवस्था को प्रारंभ की। तो ये गलत आंसर है। इक्तेदारी प्रथा को शुरुआत किया था किसने? तो इक्तेदारी प्रथा को शुरुआत करता है कौन? इल्तुतमिश, ठीक है ना। सभी के आंसर ठीक है, इल्तुतमिश। इक्तेदारी प्रथा को शुरू कौन करता है? तो सभी के आंसर ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है ना। तुर्कानी चेलगा ने बिल्कुल समाप्त कर दिया, इसने चालीसा दल का दमन कर दिया, ठीक है ना। तो चालीसा दल का दमन किया, बिल्कुल सही बात है। चालीसा दल का उसने क्या कर दिया? दमन। तुर्कानी चेलगानी मतलब 40 अमीर गुलामों का जो ग्रुप था उसे कहते थे क्या? तो तुर्कानी चेलगानी। तो चालीसा दल का समाप्त करता है कौन? तो चालीसा दल को समाप्त करता है कौन? बलबन। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, बिल्कुल सही बात है। बंगाल का विद्रोह उसके समय होता है, उसका भी दमन करता है। तो ये तीनों सही है, लेकिन गलत कौन है? तो इक्तेदारी प्रथा, ठीक है ना। ही स्टार्टेड द इक्तेदारी सिस्टम, तो इक्तेदारी सिस्टम उसने स्टार्ट नहीं किया था। नियाबते, इसे नियाबत कहते हैं, नियामत कहते हैं, दोनों कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नियाबते खुदाई भी कर सकते हो, नियामते खुदाई भी कर सकते हो, ठीक। तो इसमें ए सी डी तीनों सही हैं और बी आंसर क्या है? गलत है, ठीक। तो 22 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? फटाफट तेजी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है ना। तो स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए, ठीक। तो इस चौथा क्या है? यह बंगाल तक सीमित रहा। तो फटाफट तेजी से आंसर करके बताएं कौन सा आंसर सही होगा, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट तेजी से बताएं। सही नहीं बताना, इसमें करेक्ट नहीं है बताना, इसमें सही नहीं है, ये बताना आपको सही नहीं है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ विशिष्ट मुसलमानी आंदोलन में शामिल हुए थे, सारे मुसलमान नहीं होते हैं। जैसे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ये सब मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं, मतलब वो लोग अलग तबका चला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ विशेष मुसलमान इसमें भाग लेते हैं। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, बिल्कुल सही बात है, फीमेल ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते हो, बट बंगाल की और बांग्लादेश की, मतलब इधर के जितने भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्र की महिलाओं ने खूब भाग लिया। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को अधिक प्रभावित नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, ना ही वो इसमें शामिल हो, तो बिल्कुल सही बात है। यह बंगाल तक सीमित रहा, ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि यह बंगाल तक सीमित रहा, तो राइट आंसर क्या होगा? तो डी आंसर गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा। तो बंगाल के अलावा अन्य क्षेत्र में बांग्लादेश, और अब बात करोगे बांग्लादेश के अलावा और कहां पर? तो बांग्लादेश के अलावा बंगाल हो गया, बंगाल के अलावा बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा और आगे जाओगे तो कहां पर? तो जो है पंजाब, जो है बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है ना, इन सब क्षेत्र में, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बांग्लादेश, इन सब सेक्टर में शामिल था, ठीक। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं सारे लोग बढ़िया होंगे, सभी को क्लास अच्छी लगी। चलिए, तो अगर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, तो आप लोग अगर अभी तक एग्जामपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर नहीं भूलें, लाइक अनलाइक वो अलग बात है, सब्सक्राइब करना जरूर, अगर नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लें, और एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और आप एग्जामपुर के कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हो तो जो भी डिस्काउंट चलते हैं उस पूरे डिस्काउंट का पूरा आनंद आप लेते रहिए, ठीक है ना। तो सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना, ताकि फ्री सेक्शन में बहुत सारे इसके पीडीएफ वगैरह सब फ्री सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड जो बच्चे बाद में अभी नहीं किए तो वो लोग भी डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहे, कोविड नियमों का पालन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।